और उसमें हम लोगों ने जो वो पढ़ना है और वो है बेसिकली हमारा लॉस फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शन। ये दोनों चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका जो भी कोई भी आप लोग जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें या डीप लर्निंग की बात करें तो इन दो चीज़ों से आपका वास्ता जो वो ज़रूर पड़ता है। अब स्लाइड नंबर 2 पे अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल न्यूरल जो है न्यूरॉन बनाया गया है, और उसमें आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास इनपुट्स आती हैं वो बेसिकली अपनी वेट के साथ जो है वो पहले मल्टीप्लाई होती हैं। अब अगर हमारे पास जो इनपुट थी x1 वो बेसिकली मल्टीप्लाई हुई अपने वेट w1 से, xi जो इनपुट थी वो मल्टीप्लाई हुई अब wi से, और सो ऑन इसी तरीके से जो है हर कोई जो इनपुट है वो अपने वेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी, और जब वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनको आपस में फिर हम लोग क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये जो बेसिकली यहाँ तक जो फंक्शन था ये हम लोग अपनी लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हुए थे। इसके बाद बेसिकली हमें चाहिए एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है, आज में हम लोगों ने यही पढ़ना है कि हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसकी कितनी किस्में, ये आज हम लोगों ने पढ़ना है। और एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली फिर जो है वो आउटपुट जनरेट कर देता है। अब ये जो आउटपुट आती है ये आपकी आउटपुट फाइनल आउटपुट भी हो सकती है, और ये आपकी किसी और अगली लेयर के किसी न्यूरॉन की जो है वो इनपुट भी हो सकती है। अगर अब हम स्लाइड नंबर 3 पे देखें तो जो यहाँ पे मजीद इसी चीज़ को दोबारा बयान किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें क्या किया, वेटेड इनपुट्स, हमारे पास जितनी भी वेटेड इनपुट्स थी उनको मल्टीप्लाई किया गया, उसके वेट उसको मल्टीप्लाई किया गया है जो हमारे पास उनकी इनपुट वैल्यू थी, जो पैरामीटर्स की वैल्यू थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी उन तमाम को आपस में जो है वो जमा कर दिया गया, और उसके बाद बायस वैल्यू को बीच में जो है वो प्लस किया गया। अब ये वाली जो वैल्यू बनी है ये किसको दे दी गई, जी को। जी बेसिकली क्या, अब हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन मुख्तलिफ तरह के होता है, जैसे अगर इस स्लाइड में देखें तो आपको सिग्मोइड की बात की जा रही है कि सपोज हम कहते हैं ये सिग्मोइड जो है वो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन था। अब ये वाला फंक्शन जो आउटपुट देगा वो बेसिकली वाई में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे एक्टिवेशन फंक्शन के पास जो वैल्यू आती है वो बेसिकली तमाम इनपुट्स को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस किया जाता है, और उसमें फिर जो वो बायस वैल्यू को जो है वो ऐड किया जाता है, और ये जो एक वैल्यू बनती है वो हम एक्टिवेशन फंक्शन को देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो हमारी जो है वो आउटपुट बन जाएगी। अब इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए अगर हम स्लाइड नंबर 4 पर आएँ तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दी जा रही है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, जो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बने होते हैं, ANN बना होता है, उसके लिहाज से ये इंतहाई पैथेटिक एग्जांपल है। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जो आपके समझाने की गर्ज से, तो उसके लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छी एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक है न्यूरॉन है और उसकी वैल्यू 2 है, दूसरा न्यूरॉन है उसकी वैल्यू 7 है, और इनके साथ वेट भी देखें मेंशन किए गए। और इसके साथ अगर आप देखें तो आपके जो राइट हैंड साइड पे एक टेबल भी बनाया गया जिस पे लिखा है इनपुट 2 है, इनपुट 7 है, और आउटपुट क्या आनी चाहिए, 41 आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके वेट भी लगा दिए। अच्छा, वेट जो होते हैं वो रेंडमाइज लगाए जाते हैं। वेट लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम सादा बात रखते हैं और ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वेट जो है वो लगा देते हैं। ये कोई जो है इस फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये आप रेंडमाइज लगा देते हैं। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे 2 वेट लगा दिए। अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42। ये बिल्कुल वही वाली बात जो अभी हम पीछे देख भी रहे थे पिछली स्लाइड में। इसके बाद क्या किया, इन दोनों को आपस में जमा किया गया, 42 और 8 को आपस में जमा किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 50 आया। अब 50 जब हमारे पास आंसर आया तो ये हमने किसको दे दिया, एक्टिवेशन फंक्शन को दे दिया। अब इसमें मैंने जानबूझ के बायस वैल्यू को जो है वो ख़त्म किया हुआ था ताकि मैं अपनी बात समझा सकूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बायस वैल्यू को जो वो ऐड नहीं किया गया। अगर वो वैल्यू होती तो वो 50 में मैं उसको ऐड कर देता। अब ये वाली 50 मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन के पास वैल्यू जाएगी, और उसके बाद वो वाली जो वैल्यू है वो हम शिफ्ट कर देंगे वाई को, और y हमारे पास अब वैल्यू बन गई। अब y पे जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ एक्टिवेशन फंक्शन हमारा फिलहाल ये करता है कि जो उसकी वैल्यू दी जाती है वो उसी को एज इट इज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, वो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन ने 50 में y ही स्टोर कर दिया। अब मेरे पास आउटपुट क्या आई है, 50, जबकि अगर टेबल में देखा जाए तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए थी, 41 चाहिए थी।
मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 50 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपने वेट एडजस्ट करने पड़ेंगे, अपने वेट मुझे जो है वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब अपने वेट कैसे एडजस्ट करने, ये एक सवाल हो गया। दूसरी बात, एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब वेट एडजस्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली लॉस फंक्शन होते हैं। लॉस फंक्शन हमें बताता है कि हमें वेट क्या करने चाहिए ताकि मेरी आउटपुट के करीब करीब जो है वो आपके रिज़ल्ट आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी सेक्शन में बात करूं, तो मैं अगर वेट जो 6 है इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, तो इसकी वैल्यू को चेंज करके अगर जो है मैं इसकी वैल्यू जो है वो कर देता हूँ जी, सपोज 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, मैं कहता हूँ मेरे पास वैल्यू जो है वो 35 हो गई, ठीक है जी। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली वो 35 हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, अपना वेट चेंज किया, ठीक है। और इसी तरीके से अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं 2 वाला जो मेरी इनपुट थी उसके वेट की भी वैल्यू जो है वो मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने अगर 3 की तो मेरे पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो गई। 35 और 6 को अगर मैं आपस में प्लस करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है जी। और यही मेरी आउटपुट थी। तो अब मुझे ये किसने बताया कि आपने वेट आपने जो है वो 5 और 3 करने, ये बेसिकली मुझे मेरे लॉस फंक्शन ने बताया। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं और लॉस फंक्शन क्या होते हैं। तो लॉस फंक्शन बेसिकली आपके वेट एडजस्ट करते हैं ताकि आप अपने आउटपुट के करीब करीब जा सकें, और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो वैल्यू को एक ख़ास फॉर्मेट में लेके आते हैं। वो किस फॉर्मेट में लेके आनी है और क्यों उसकी ज़रूरत है, ये हम अगली स्लाइड में जो है उसको देखते हैं। अब अगर आप स्लाइड नंबर 5 पे आएँ तो 5 पे जो है एक्टिवेशन फंक्शन की जो है वो डिटेल लिखी गई है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कंप्राइज करके लिखा गया, और ऊपर एक डायग्राम भी इसके बनाई गई है। वो डायग्राम बेसिकली यही बनाई गई है कि इनपुट देते हैं, इनपुट किसके पास जाती है, हमारी एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाती है। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या करेगा, आउटपुट जनरेट कर देगा। एक्टिवेशन फंक्शन और मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस है हमारे पास, दैट डिटरमिन्स द आउटपुट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमारे न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट को जो है वो हमें डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। द फंक्शन इज अटैच्ड टू ईच न्यूरॉन इन द नेटवर्क। तो आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये आपके नेटवर्क के हर एक नोड जो है, हर एक नोड मतलब हर एक न्यूरॉन के साथ जो है वो अटैच किया जाता है। और वो हमें ये बताता है, अगर तो वो उसने न्यूरॉन ने फायर किया तो मतलब क्या होता है, उसने यस प्रोड्यूस किया। और अगर वो फायर नहीं करता तो मतलब क्या, उसने 0 या नो प्रोड्यूस किया। It is used to determine the output of neural network like yes or no. It maps the result value is between 0 to 1 or -1 to 1। तो हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, या तो वो हमें वैल्यू 0 से 1 के दरमियान देते हैं, या वो हमें वैल्यू -1 से लेके 1 के दरमियान देते हैं, ठीक है। कौन से एक्टिवेशन फंक्शन जो कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, और कौन से ऐसे एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि -1 से 1 के दरमियान प्रोड्यूस करते हैं, ये अभी हमें थोड़ी देर में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब हमें यही ज़रूरत क्यों महसूस होती है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी वर्किंग इस तरीके से, सपोज जैसे मैं अगर बात करता हूँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक डाटा सेट पे काम कर रहे थे, वो टेनिस प्ले वाला। अब उसकी आउटपुट क्या आनी थी, टेनिस खेलेगा कि नहीं, यस या नो आनी थी। अगर तो हमारा न्यूरल नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त 0, तो मतलब क्या है, टेनिस नहीं खेलेंगे। अगर वो प्रोड्यूस करता है 1, मतलब वो खेलेंगे। दूसरी बात, ये तो बात हो रही थी अगर आपकी आखिरी वाली जो लेयर है, सबसे आखिरी आउटपुट लेयर अगर प्रोड्यूस करती है तो हम उसका ये वाला मतलब ले रहे हैं। लेकिन जो दरमियान में हिडन लेयर्स हैं, क्योंकि हमने अभी ये वाली बात की कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन आपके न्यूरल नेटवर्क के हर एक न्यूरॉन पर है, हर एक नोड पर है। तो हिडन लेयर्स की जो न्यूरॉन्स है, इसका मतलब है वहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन काम कर रहा है। अब वो वहाँ पे भी आउटपुट अगर 0 देता है तो उसका मतलब ये है कि इस इनपुट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, और अगर वो 1 देता है तो मतलब है ये कंसीडरेबल है अगले वाले, क्योंकि देखें अगले ने फिर दोबारा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। आपकी एक न्यूरॉन की जो आउटपुट है
वो अगले न्यूरॉन के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी, उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो के साथ होगा तो मतलब क्या है, रिजल्ट ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि इस इनपुट की वैल्यू नहीं है, इस फीचर को छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। हमें इसको ट्रेन इस फीचर के तहत ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर वो कहता नहीं इस फीचर के तहत ट्रेंड नेटवर्क को होना चाहिए, तो वो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए हमारे एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो ज़ीरो से वन के दरमियान जो है, या -1 से 1 के दरमियान प्रोड्यूस करते हैं। अब -1 क्यों लिया गया यहाँ पर, 0 और 1 तो समझ में आता है कि क्यों लिया गया। -1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमें रियल लाइफ में जो डाटा मिलता है वहाँ पे अगर हम एक चीज़ कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, इनके हम बात कर रहे हैं कि कैट और डॉग में क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है जी, आपने 0 और 1 के दरमियान बात कर ली। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास 8 से 10 क्लासेज हैं, जब मैं जैसे बात करता हूँ डिजिट रिकग्नाइज करना है, अब डिजिट रिकग्नाइज करना तो मतलब है हमारे पास 10 क्लासेस हैं, 10 में से किसी एक क्लास की तरफ जाना है। उस वक्त हमें ज़्यादा जो 0 और 1 के दरमियान की बजाय हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसे डिजिट जो कि हमारा नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा गलत प्रोडिक्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, वो -1 की तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए जो है हमें -1 जो है वो भी चाहिए होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें नीचे हमने स्लाइड में 5 में नीचे लिखी गई है कि इसको बहुत ही सिंपल बनाया जाता है। एक्टिविटी फंक्शन के जो फार्मूले होते हैं ये बहुत ही सादा होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि एक न्यूरल नेटवर्क में आप हज़ारों की तादाद में इसमें चलना होता है, कैलकुलेटेड अक्रॉस थाउजेंड आर इवन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली जो है वो टफ नहीं बनाया जाता, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान रखी जाती है ताकि ये ज़्यादा जो है वो बर्डन, ज़्यादा हर्डल जो है वो न्यूरल नेटवर्क में क्रिएट ना कर सकें, इसलिए इनको बहुत जो है वो सिंपल रखा जाता है। अब हमारे पास कितने एक्टिवेशन फंक्शन है, ये स्लाइड नंबर 6 पे मेंशन किया गया। अगर स्लाइड नंबर आप 6 में देखें तो हमारे ये दो तरह के बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, दूसरे को हम कहते हैं नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। अब लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की एक ही किस्म है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन भी उसे कहते हैं और उसको लीनियर भी कहते हैं। अब इसके दो नाम हैं, उसको आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन भी हम कह देते हैं और उसको लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन भी कह देते हैं। नॉन लीनियर की यहाँ पर जो किस्में मेंशन की गई हैं वो 3 की गई हैं और हर एक की जो सब टाइप बनती है वो भी उसके साथ जो वो मेंशन कर दी गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और साथ क्लियर करता चलूँ कि ये मैंने सिर्फ चंद एक मशहूर यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसके अलावा बेतहाशा और भी एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो मौजूद हैं। अब अगर हम नॉन लीनियर में बात करते हैं तो जैसे सिग्मोइड, टैनएच, रेलू, इनकी जो है ये चंद एक हैं और बाकी जो हैं वो बहुत सारे और भी हैं। इनकी जो सब टाइप्स है वो भी इसमें साथ मेंशन की गई है। जैसे अगर आप देखें तो सिग्मोइड के जो है एक सॉफ्ट मैक्स बेसिकली सब टाइप बनती है और रीलू की 2 सब टाइप्स हैं, एक का नाम लीकी रीलू है, दूसरे का रैंडमाइज रीलू है, तो ये उसकी सब टाइप्स हैं। तो हम शुरू करते हैं लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन से। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आप अगर स्लाइड नंबर 7 पे देखें तो वहाँ पे देखें उसकी डायग्राम भी आ रही है। एज यू कैन सी द फंक्शन इज़ अ लीनियर इज़ अ लाइन आर लीनियर। तो अगर आप देखें तो ये एक लाइन बनी हुई है। अब लाइन बेसिकली क्या है कि जो हमारी इनपुट आएगी वो उसी को आउटपुट में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इनपुट आई है 2 तो हमारे पास आउटपुट पर भी देखें क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अगर हम कहते हैं हमारे पास इनपुट आई है -6 तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रही है, -6 आ रही है। तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बनती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि जो एक्स की वैल्यू है बेसिकली वही हमारे पास जो वो आउटपुट हो जाया करेगी। और अगर इसकी रेंज की बात करूं तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बनती है। इट डज नॉट हेल्प विद द कॉम्प्लेक्सिटी आर वेरियस पैरामीटर्स ऑफ यूजुअल डाटा दैट इज फीड टू द न्यूरल नेटवर्क।
तो जैसे इसमें लिखा गया कि जब हमें कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर जो चाहिए होती है वहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कैट और डॉग में क्लासिफिकेशन करनी है, हम लोगों ने अपना डिजिट रिकग्नाइज करना है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं वहाँ पे ये काम नहीं करता। तो ये बहुत कम यूज़ होता है, इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिकली यूज़ भी नहीं होता है। लेकिन अगर नॉन लीनियर की बात करते हैं जो कि स्लाइड नंबर 8 पर है, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो नॉन लीनियर की रेंज जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर आप इस डायग्राम में जैसे बताया गया है, सपोज ये तमाम वैल्यूज़ की जा रही है कि अगर हम कहते हैं इनपुट 15 किया गया, तो इनपुट 15 करने पे हमें जो वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कोई जो है वो 22.5 मिल रही है। अब देखिए इनपुट कुछ और थी, आउटपुट हमें कुछ और मिल रही है। अगर इस तरह के हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन हो तो इन्हें हम कहते हैं ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, और ये आपके मॉडल कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो बड़ी हेल्पफुल होते हैं। ये जो है वो जनरलाइज बेसिकली काम करते हैं। और नॉन लीनियर की किस्में मैं पहले भी लिख चुका हूँ, तो अब सिर्फ हम उन किस्मों को जो है एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या है। अब इसमें जो पहली किस्म लिखी गई है वो स्लाइड नंबर 19 पे सिग्मोइड फंक्शन लिखा गया। अब सिग्मोइड फंक्शन बेसिकली क्या है, ये वैल्यू जनरेट करेगा 0 से लेके 1 के दरमियान, ठीक है जी, 0 से लेके 1 के दरमियान। अब सपोज करें वो वाली एग्जांपल जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, अब उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 50। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे देखना था वो स्टूडेंट के रोल जो है वो नंबर थे, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो पास है कि फेल है। तो हम कहते हैं कि अगर 50 से ऊपर नंबर है तो वो फेल है, अगर 50 से नीचे नंबर है, सॉरी, अगर 50 से नीचे नंबर है तो वो फेल है, अगर 50 से ऊपर नंबर है तो वो क्या, वो पास है। तो 0 फेल के लिए हम सपोज कर लेते हैं, और 1 हम पास के लिए जो सपोज कर लेते हैं। अब जब सिग्मोइड फंक्शन को वो वैल्यू 50 दी जाएगी तो वो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करेगा, 0, क्योंकि हमने कहा 0 से लेके 50 तक क्या प्रोड्यूस करना है, उसने 0 प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह अब क्लासिफिकेशन कर रहा है ये बेसिकली हमारे लिए। तो हमें जहाँ बहुत सारी जगह पर ज़रूरत क्लासिफिकेशन की आती है, तो सिग्मोइड फंक्शन जो है इसकी ये एस शेप बनाता है, लेकिन इसकी जो एस शेप की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। आप देखें अगर हम इसको 0 भी दे रहे हैं तो हमें ये आउटपुट जो है वो 0.5 देता है, और अगर हम इसको 6 दे रहे हैं या हम, तो भी ये आउटपुट हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर हम इसको -6 दे रहे हैं तो भी आउटपुट ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो बेसिकली आपका सिग्मोइड कर्व लुक्स लाइक एस शेप। द मेन रीजन वाई वो यूज सिग्मोइड फंक्शन इज बिकॉज इट एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1। तो जैसे भी हम बात भी कर रहे थे, ये 0 और 1 के दरमियान जो है ये जो है वो लीड देता है। It is especially used for models where we have a predict the probability। तो probability के लिए बेसिकली जो है वो हमें ये चाहिए होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि अमूमी तौर पर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी लेनी हो तो तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को अगर प्लस करें तो कहा जाता है जी कि वो वैल्यू 1 ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सिग्मोइड फंक्शन में ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा अगर आप उनको प्लस करें तो वो 1 नहीं होगी। ठीक है जी, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम कहते हैं हमारे पास 2 क्लासेस थी, अब हम वो क्लास क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये डॉग और कैट है। अब उसने प्रेडिक्ट करना है कि ये डॉग है या कैट है, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा कि जी अगर डॉग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम कहते हैं डॉग होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.8 है, और कैट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम कहते हैं 0.3 है। अब अगर इन दोनों को अगर प्लस करें तो इन दोनों का सम 1 नहीं हो रहा। तो सिग्मोइड फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी अब ज़्यादा किसकी है, 8 वाले, तो इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सिग्मोइड फंक्शन जो है वो इस तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है हमें बता रहा होता है, इसकी आउटपुट जो होती है वो प्रोबेबिलिटी में होती है। Since probability of anything exists between the range of 0 and 1, sigmoid is the right choice। तो क्या हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर देखनी है तो किसके लिए हमें जो वो 0 1 के दरमियान उसकी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है सिग्मोइड फंक्शन जो है वो हमारे लिए बेहतर है। अब इसकी एक सब टाइप भी बनी थी जो सॉफ्टमैक्स थी। सॉफ्टमैक्स में ये था, सिग्मोइड में और सॉफ्टमैक्स में जो फ़र्क है वो सिंपल सिर्फ इतना है कि सॉफ्टमैक्स की जितनी भी प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा उसका सम 1 होता है। अगर आप सबसे आखिरी लाइन पढ़ें तो उसमें ये लिखा गया, इट प्रोबेबिलिटी सम विल बी 1। ठीक है जी, सिग्मोइड में ऐसा नहीं है। सिग्मोइड में अगर हम कहते हैं कि 2 क्लासेस थी, 2 क्लासेस की जो प्रोबेबिलिटी इसने जनरेट की, अगर आप उनको जमा करें तो ज़रूरी नहीं कि वो 1 हो, लेकिन सॉफ्टमैक्स में जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो 1 होती है।
अगर आप अपना देखें स्लाइड नंबर 10 को, तो यहाँ पे दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन की बात की जा रही है जिसे हम कहते हैं tan h। tan h बेसिकली क्या है, टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन है। तो ये क्या काम करता है, ये बेसिकली -1 से 1 के दरमियान वैल्यू को जो वो जनरेट करता है। अब जैसे अभी हम सिग्मोइड की बात क्या कर रहे थे, वो वैल्यू जनरेट करता है 0 और 1 के दरमियान। ये क्यों वैल्यू जनरेट करता है -1 से -1 के दरमियान। अगर आप इस साथ जो डायग्राम इसकी दी गई है स्लाइड नंबर 10 पे, अगर आप उसमें देखो सिग्मोइड का रेड कलर है, उसकी शेप देखें कर्व की, और tan h की शेप देखें, तो दोनों में अगर आप देखें तो tan h जो है वो -1 तक देखे जा रहा है, और सिग्मोइड कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ 0 तक आ रहा है। इसका मतलब है कि सॉफ्ट tan h जो है वो -1 से लेके +1 तक जो है वो वैल्यू जनरेट करता है। ऐसा क्यों करता है? The advantage is that the negative inputs will be mapped strongly negative and the zero inputs will be mapped near zero। ठीक है, तो जो जीरो वैल्यू है वो नियर टू जीरो होगी। अगर आप देखें सिग्मोइड में जीरो वैल्यू जनरेट करने पर हमारी जो आउटपुट आती थी वो 0.5 के करीब आती थी, लेकिन अगर आप tan h में देखें, ये दोनों ग्राफ आपके इसलिए सामने एक ही स्लाइड पे दिए गए, तो अगर आप x की वैल्यू हम कहते हैं 0 है, तो f ऑफ x की वैल्यू जो है जो कि y एक्सिस पर है, अगर वो देखें वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है tan h की सूरत में। और वही वैल्यू अगर हम सिग्मोइड को देते हैं तो वो कहाँ जा रही है, 0.5 पे जा रही है। तो ये फ़ायदा होता है अगर हम जो है वो tan h को इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है वो 0 को नियर टू 0 जो ही बेसिकली मैप करके देता है। नीचे एक नोट लिखा गया, बोथ tan h एंड लॉजिस्टिक सिग्मोइड। अच्छा, सिग्मोइड को लॉजिस्टिक सिग्मोइड भी कहा जाता है। फंक्शंस आर यूज्ड इन फीड फॉरवर्ड नेट्स। तो फीड फॉरवर्ड जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, ये इनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो बैकवर्ड भी होता है। बैक फीडिंग क्या होती है कि जब बेसिकली हम लोग अपनी आखिरी लेयर से पहली लेयर की तरफ आए, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारी बैक फीडिंग है, और उसे बैक प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इनपुट से आउटपुट की तरफ लेके जाते हैं, तो मतलब क्या है कि वो हमारी फीड फॉरवर्डिंग हो रही है। तो आपके ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ये फीड फॉरवर्डिंग के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब अगर आप लाइन नंबर 11 पे देखें, तो यहाँ पे बेसिकली रीलू को बताया जा रहा है कि रीलू क्या होता है। अब रीलू फंक्शन में अगर आप देखें, तो इसकी पहले मैं रेंज बताना चाहूँगा। इसकी रेंज देखें 0 टू इन्फिनिटी है। अगर आप माइनस में कोई भी वैल्यू दे देंगे, तो रीलू उसको किस में मैप करके देगा, हमें 0 में कन्वर्ट करके देगा। हम उसको -5 देते हैं, -10 देते हैं, और भी कोई वैल्यू उसको माइनस में देंगे, तो वो किस में मैप हमें कर देता है, वो 0 में मैप कर देता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, तो वो उसी वैल्यू को एज इट जनरेट कर देता है। अगर हमारे पास 5 आता है एक्स एक्सिस पे, तो वाई पे भी अगर आप देखें तो हमें 5 ही मिल रहा होता है। तो ये रीलू होता है। द रीलू इज द मोस्ट यूज एक्टिवेशन फंक्शन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, since it is used in almost all the convolutional neural network or deep learning। डीप लर्निंग का बेसिकली दूसरा नाम जो है वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क भी होता है। एज यू कैन सी द रीलू इज हाफ रेक्टिफाइड। ठीक है, अगर आप उसके बॉटम में देखें तो वो वहाँ पे जो है वो देखो, वो 0 कोई भी अगर उसके पास इनपुट आए तो वो 0 में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम उसे कहते हैं ये हाफ रेक्टिफाइड है। एफ ऑफ 0 व्हेन z इज लेस देन 0। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर हमारे पास जो इनपुट है वो 0 या 0 से कम होगी। और अगर एफ ऑफ एस जेड इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज अबव आर इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास जो वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, तो वही वैल्यू को एज इट इज़ वो मैप करके दे देता है। अब इसमें वही वाला प्रॉब्लम दोबारा आ जाता है कि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये उसको भी 0 कर देता है, जबकि हम ये कहते हैं नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यूज़ के तौर पर शो भी करना चाहिए। ये इसमें जो है वो इसलिए इसकी फर्दर 2 वर्जन और है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन इसी स्लाइड में अगर मैं 11 पे दोबारा आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे देखें सिग्मोइड के साथ इसका कंपैरिजन भी करके बताया जा रहा है, क्योंकि सिग्मोइड भी हमारे पास जो वैल्यू दे रहा था वो भी 0 और 1 के दरमियान दे रहा था, ये भी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही दे रहा है। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस जो आपका सिग्मोइड है ये प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहा है, जबकि रीलू प्रोबेबिलिटी जनरेट नहीं कर रहा। जो इनपुट आ रही है उसको एज इट इज़ ही जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क है। दोनों जो है वो वैल्यू 0 और 1 के जो आपकी रीलू है ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, जबकि जो सिग्मोइड है ये 0 से 1 के दरमियान जो है वो आपकी वैल्यू को लेके आता है। अब अगर आप अपने देखें स्लाइड नंबर 12 पर,
तो इसमें बेसिकली आपको बताया जा रहा है लिकी रीलू के हवाले से। लिकी रीलू और रैंडमाइज में बहुत छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या, अगर आप रीलू जो है लिकी रीलू है उसका ग्राफ देखें जो कि आपके राइट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे y के वैल्यू को a के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, y की वैल्यू को जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, ये a की एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 0.01 होती है। यूजली वो वैल्यू क्या होती है, 0.01 होता है। तो बेसिकली अगर कोई वैल्यू हमारी 0 से नीचे आ जाती है, इनके -5 आ गई, -6 आ गई, तो हम उसको क्या करते हैं, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि रीलू सिंपल क्या करता था, अगर वैल्यू 0 से कम होती थी तो वो आउटपुट 0 जनरेट कर देता था, लेकिन अब आउटपुट 0 जनरेट नहीं करेगा। अब वो आउटपुट क्या जनरेट कर देगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ हमारे पास वैल्यू आती है -5, तो -5 को अगर मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अराउंड कोई 0.5 के करीब जो वो वैल्यू जनरेट करेगा। तो देखिए एग्जैक्ट 0 वैल्यू जनरेट नहीं की उसने, माइनस वैल्यू को जो है वो भी जो है वो किसी हद तक टैकल करने की कोशिश की है। और इसकी जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। लिखी रूलों में और रैंडमाइज में जो फ़र्क है वो बेसिकली ए की वैल्यू का होता है। अगर ए की वैल्यू 0.01 नहीं आप करते हैं तो हम उसे कहते हैं वो रैंडमाइज है। अगर आप कहते हैं नहीं ए की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने करनी है जी 0.01 के अलावा कोई और करनी है, तो हम उसे कहते हैं कि वो रैंडमाइज रीलू है। लेकिन अगर आप उसके 0.01 कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो हमारा रीलू जो है लीकी रीलू है। यहाँ तक हमारे जो हैं वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो मुकम्मल होते हैं।